दोस्तों, जब हम बात करते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की, तो अक्सर हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि जुडिशरी का जिस तरह से काम होता है या फिर कई कई साल केसेस पेंडिंग रहते हैं। अब बात आपकी ठीक है कि कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे, कोई अगर मुद्दा कभी हुआ है तो 15-20 साल 30 साल लग जाते हैं कहीं ना कहीं पूरा फैसला आने के अंदर। पर एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी कैसी है, ये भी काफ़ी हद तक निर्भर करवाती है कि आपका जो मुद्दा है कितनी जल्दी या कितनी लेट सॉल्व हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अरुषि हेमराज हत्याकांड आपने सुना होगा। अब हुए हुए तो इसको 15 साल हो गए हैं, पर आज तक हमें समझ नहीं आ पाया कि आखिर जो मर्डर था किया किसने। उसी तरह से यहाँ पर ना एक मुद्दा है, दैट इज निठारी किलिंग्स। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना भी हो सकता है, कि उन्हें हो सकता है ना सुना हो। तो 2006 का ये मुद्दा है ना, उस टाइम के ऊपर ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि नोएडा के जो इस एरिया से बहुत सारे बच्चे अचानक एक एक करके गायब होते जा रहे थे। तो बहुत सारी उसके पीछे थ्योरीज आ रही थी। बट बाद में पता लगा कि जो दो लोग हैं ना, सुरेंद्र कोहली हो गया और मोहिंदर सिंह पंडेर, ये कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरह से बुलाते थे अपने घर के अंदर, मतलब उनको टॉफी दे के चॉकलेट दे के अपने घर में बुलाते थे। कुछ बच्चियों को बुलाया जाता था, कईयों के साथ रेप किया गया, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़े उनके काट काट के एक नाले में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बट उस टाइम के ऊपर बहुत दहशत थी इस चीज़ की। और केसेस चले भी कोर्ट के अंदर। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ना आज इन जो एक्यूज थे, इनको एक्विट कर दिया है। और क्यों ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इनके अगेंस्ट ना कोई ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाई। जो प्रॉपर जो सबूत वगैरह थे, कहीं न कहीं उस एंगल से प्रॉपर्ली जाँच ही नहीं हो पाई। ऑर्गन ट्रेडिंग का मसला कभी इन्होंने देखा ही नहीं। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी होती, तो शायद आज कहीं न कहीं जो जिन बच्चों ने अपनी जान गँवाई है ना इस चीज़ के अंदर, उनको जस्टिस मिल पाता। पर जस्टिस मिल ही नहीं पाया। रीज़न बीइंग कि कहीं न कहीं हमने इन्वेस्टिगेशन उतनी अच्छी करी नहीं। सेम चीज़ आरुषि हेमराज हत्याकांड में भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। तो डेफ़िनेटली देखो, ये रिफ़ॉर्म्स के अंदर हमारे आना चाहिए। ठीक है ना? कैसी फंक्शनिंग होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की, उसके अंदर भी कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क उठने चाहिए। तो जुडिशियल पेंडेंसी सिर्फ़ जुडिशरी का कहीं मुद्दा नहीं है, साथ ही साथ उसके साथ जो लिंक्ड कहीं न कहीं पैरामीटर्स हैं, वो भी यहाँ पर एक मेजर कारण इसके पीछे का बनते हैं। तो दोस्तों, डेट है आज की 17 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से है, वो ये है कि इक्वाडोर के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली उन्होंने बात करी है कि इस कंट्री के अंदर हमें यहाँ पे पीस को रिस्टोर करना है। एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो पिछले 1 साल के अंदर ना इक्वाडोर बार-बार न्यूज़ में आता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी गैंग वॉर जैसी चीज़ें हमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिली हैं। तो थोड़ा ना इसकी लोकेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ इक्वाडोर की, तो आपको ध्यान क्या रखना है, नॉर्थ वेस्ट सदर्न अमेरिका। ये देखो, ये सदर्न अमेरिका की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कंट्री लोकेटेड है। अब यहाँ पर इस कंट्री का बॉर्डर 2 कंट्रीज़ का टच होता है। एक है कोलंबिया नदर्न साइड के ऊपर, एंड साथ-साथ जो पेरू है आपका ईस्ट एंड साउथ वाली साइड। और साथ में इसका बॉर्डर कहाँ टच होता है आपका? पैसिफिक ओशन के साथ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू गैलापागोस आइलैंड। बहुत ज़्यादा बार न्यूज़ में आते रहते हैं, तो ध्यान में रखना क्या है, ये रहे आपके गैलापागोस आइलैंड। पैसिफिक ओशन के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, और ये भी आपका इक्वाडोर का ही पार्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से इक्वाडोर आपका इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक तरह का हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया ही है, कौन-सा एरिया है ये? ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न सदर्न अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस इन टी इंडस्ट्री। देखो, अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है इंडियन टी एसोसिएशन की, जहाँ पे उन्होंने टी सिनेरियो 2023 की बात करी है। और यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। कहीं न कहीं कॉस्ट बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन की, टी ग्रो करने की, पर इनको जो दाम मिलने चाहिए जो वहाँ के लोगों को, वो नहीं मिल पा रहे। तो ये कुछ कंसर्न्स इनके द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं। थोड़ा टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली यूपीएससी इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, टी एक्ट 1953 के अंदर इसको बनाया गया था। तो बेसिकली ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर टोटल 31 मेंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। एंड साथ साथ इसको बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 3 साल के बाद। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और कुछ एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो देखो, आपको कंडीशंस तो वैसे मैंने पहले भी पढ़ाई थी, पर क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप जानते होंगे कि इनके लिए टेम्परेचर चाहिए चाय के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का। साथ ही साथ ना, अगर आप नोटिस करोगे, जो चाय की ज़्यादातर खेती होती है, वो हाईलैंड्स वाले एरिया हो गया, या फिर जो
आपकी स्लोप्स वाले एरिया हो गया, वहाँ पर जैसे हिल स्लोप्स होती है ना, उनके ऊपर करी जाती है। एक्चुअल में क्या है ना, अगर पानी एक जगह पे खड़ा रहेगा, जिसको बोलते हैं वाटर स्टैग्नेशन, वो इनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना? उससे कहीं न कहीं चाय की जो फसल है, ये जो चाय है वो खराब हो जाती है। तो वाटर लॉगिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इनके लिए लीस्ट सूटेड हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है? साथ-साथ लोमी सॉइल इनके लिए बेहतर रहती है। पानी कितना चाहिए, 150 टू 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इनको चाहिए होती है, और जो रेनफॉल होती है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम के ऊपर होगी, बाकी सारा साल पानी नहीं हुआ या बारिश नहीं हुई, वो चीज़ गलत हो जाती है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो असम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि असम लीडिंग प्रोड्यूसर है। 50% से भी ज़्यादा चाय कहीं न कहीं असम से ही प्रोड्यूस होती है, ब्रह्मपुत्रा, सुरमा वैली यहाँ पर। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। दार्जिलिंग चाय आप सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला एरिया हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली तमिलनाडु के अंदर भी हमें चाय देखने को मिलती है, पर मेजरली यहाँ पे नीलगिरी हिल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड वो यहाँ पे चाय होती है। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है चाय का? तो ध्यान रखना, इंडिया नहीं है, वो चाइना है। इंडिया दूसरे नंबर के ऊपर है ग्लोबल टी मार्केट के अंदर। उसके बाद बाकी फिर सारे कीनिया, श्रीलंका और बाकी आ जाते हैं। पर डेफिनिटली चाइना इज़ बिगर प्रोड्यूसर दैन इंडिया इन टी प्रोडक्शन, ये आप ध्यान में रखेंगे। साथ में अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता लगा जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, ये आप भी पढ़ो इस लाइन को। यहाँ बात क्या करी जा रही है कि इंडिया में जितनी चाय प्रोड्यूस होती है, उसका हम कहीं न कहीं 85% हम डोमेस्टिकली कंज़्यूम कर लेते हैं। पर कैपिटा कंज़म्पशन, यानी कि पर पर्सन चाय की जो कंज़म्पशन है, वो 800 ग्राम है पर ईयर, जो कि दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। लोएस्ट नहीं कह रहा, अमंग द लोएस्ट मतलब वन ऑफ द लोएस्ट है। अब मुझे ये फैक्ट काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि देखो इंडिया में तो लोग सुबह भी चाय पी रहे हैं, दोपहर में भी, रात में भी, ठीक है? रात में तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, ऑफ़िसेज़ में भी ब्रेक के टाइम के ऊपर आप जानते हो चाय वग़ैरह बहुत पॉपुलर है। तो मुझे लगा था कि इंडिया में तो बहुत हेवी क्वांटिटी में चाय पी जाती होगी, बट एक्चुअल में रिपोर्ट ऐसा नहीं बताती। वो बताती है क्या, कि 800 ग्राम पर ईयर ही हम चाय पीते हैं, एक पर्सन ऑन अ ईयर, इन अ ईयर, जो कि दुनिया में कम है। दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा लॉजिक के अगेंस्ट जाता है, बट कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। बाकी एसिडिक सॉइल्स यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, और अल्कलाइन सॉइल्स में ये ग्रो नहीं की जा सकती, वो आप जानते होंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते, दैट इज़ डीप फेक के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। जैसे मान लो, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो कोई ये पॉलिटिशियन है, ठीक है ना? अब इन्होंने ना कुछ बोला और, ठीक है ना? और हमने टेक्नोलॉजी की मदद से ना इनके भाषण को, इन्होंने कोई भी स्पीच वगैरह दे रहे थे, उस भाषण को डिस्टॉर्ट कर दिया। लेट्स से इन्होंने बोल दिया कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, महिलाएँ अच्छी चीज़ें नहीं है, मतलब अच्छी नहीं तरह से काम नहीं करती हैं, पुरुष प्रधानता होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं न कहीं इस पर्सन की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी कि बहुत ही रिग्रेसिव सोच है, और हो सकता है ऐसा इस पर्सन ने कहा भी नहीं, पर कहीं न टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इनका ये भाषण वायरल कर दिया। तो अचानक से लोग इनके अगेंस्ट हो जाएँगे, बिल्कुल हो जाएँगे। कुछ धर्म के नाम के ऊपर इन्होंने भड़का दिया, कुछ भी हो सकता है इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है। अब होता पता क्या है, डीप फेक के अंदर क्या होता है, यही सेम चीज़ करी जाती है, कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये भाषण इसी पर्सन ने दिया है। तो एक्चुअल में ना हम उसी पर्सन का फेस कंप्लीटली रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसा पता ही नहीं लगेगा कि यार अच्छा, ये सही में इस बंदे ने बोला है या फिर ये टेक्नोलॉजी की मदद से है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने डीप लर्निंग सुना होगा ना, तो उसी का यूज़ किया जाता है फेक इस तरह से बनाने के लिए, ताकि लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा पाए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, अभी व्हाट्सएप के रिगार्डिंग भी यही चीज़ें चल रही हैं। आप भी जानते होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी ना वीडियोज़ लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं एक-दूसरे को। तो कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिशियंस के रिगार्डिंग इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पे चल रही हैं। अब सरकार क्या कोशिश कर रही है? सरकार कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप से बात करे, और व्हाट्सएप को बोले कि भैया ये बताओ, ये जो वीडियो आ रही है इस पॉलिटिशियन की, एक्स-वाई-ज़ेड पॉलिटिशियन की वीडियो चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर, उसकी सोर्स आईडी क्या है? कौन-सा पर्सन था जिस बंदे ने सबसे पहले ये वीडियो फॉरवर्ड करनी स्टार्ट करी? बाकी तो आगे फॉरवर्ड करते गए, पर सबसे पहला बंदा कौन था? तो ये चीज़ें चेक करी जा रही है। एक्चुअल में हमारे पास आईटी रूल्स है ना, उसके अंतर्गत हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए। बाकी आप जानते होंगे, ठीक है ना, कि पहली वीडियो किसने करी, ये गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर। ट्रेसेबिलिटी के लिए जो ऑर्डर होता है, वो या तो कोर्ट से आ सकता है या हमारी सरकार की तरफ से भी आ सकता है। एज़ पर द आईटी रूल्स ये चीज़ें हमें बताती हैं। डीप फेक, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, डीप लर्निंग और फेक से। तो इसका नाम इसलिए डीप फेक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल बोगस कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये कौन-सा पर्सन किसने बोला है। बिल्कुल पर्सन को स्वैप कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे डीप फेक।
आईटी एक्ट के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना तो सेक्शन 66 ई है, यहाँ पर बात करी गई है डीप फेक क्राइम्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल डीप इनको कैप्चर, पब्लिश या ट्रांसमिट करना कहीं न कहीं एक पर्सन की इमेज को मास मीडिया को कहीं न कहीं उनकी प्राइवेसी को वायलेट करता है। इसी वजह से यहाँ पर सज़ा की बात भी करी गई है कि या तो आपको फाइन लग सकता है 2 लाख तक का, और या तो फिर प्रिज़न भी हो सकती है अप टू 3 इयर्स। ये कुछ पॉइंट्स आपको विद रिगार्ड्स टू डीप फेक आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बात करें, दैट इज़ लॉज़ ऑफ वॉर के बारे में। देखो, 2 वर्ड्स हमें यहाँ पे समझने हैं, क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वर्ड जस इन बेलो और साथ ही साथ ये जो जस एट बेलम, ठीक है ना? ये न्यूज़ में थे, आखिर इनका अर्थ क्या होता है? अब देखो, इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके टाइम के ऊपर ना कुछ लोगों की बात हो रही है कि रूल्स ऑफ जो वॉर के लॉज़ हैं, वो नहीं फॉलो किए जा रहे। तो जस इन बेलो की जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जब भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, उस टाइम कैसे रूल्स होने चाहिए, उसकी यहाँ पे ये बात करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977। तो यहाँ पर बात बेसिकली ये करी जा रही है कि भैया आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हो? गेटिंग इट? तो यहाँ पर अगर की लड़ाई हो भी रही है, कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट, तो कुछ रूल्स के हिसाब से उस चीज़ को भी होने चाहिए। जो विक्टिम्स है, कहीं न कहीं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जितने एक्सटेंट तक पॉसिबल हो पाए। तो ये इसका जस्ट इन बेलो का अर्थ होता है। उसी तरह से जस्ट एट बेलम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर बात करी जाएगी ये उन कंडीशंस की, जिन कंडीशंस के अंदर कंट्रीज़ अपनी फ़ोर्स यूज़ कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ना यहाँ पे इनके अंदर बात करी गई है कि कब आपको फ़ोर्स यूज़ नहीं करनी और किन केस में आप फ़ोर्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ डिफेंस की बात करी गई है, यूएन के ऑथराइज़ेशन की, तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर आप फ़ोर्स का यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी कंडीशंस वगैरह यहाँ पे हमें जस्ट एट बेलम के अंदर देखने को, मतलब इसका अर्थ ये हो जाता है। ठीक है ना? तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनका अर्थ क्या होता है या फिर ये क्यों न्यूज़ में थे, एंड अकॉर्डिंगली आप सही आंसर टिक कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मेन स्ट्रीमिंग लाइफ फॉर फिशरीज़ मैनेजमेंट। देखो, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2021 की बात है, ठीक है? उस टाइम पे ना जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, यूएनएफसीसीसी की जो कॉप 26 जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ हुई थी? ग्लासगो के अंदर। ठीक है ना? यूके के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, आई थिंक स्कॉटलैंड में है। तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो उन्होंने बात क्या करी कि जब हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ़ सरकारों की ज़िम्मेदारी नहीं है, पर एक आम इंसान भी कहीं न कहीं ना छोटे-छोटे बदलाव करते हुए भी क्लाइमेट चेंज को होने से रोक सकता है या फिर क्लाइमेट के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इसी को नाम दिया गया क्या? मिशन लाइफ़, यानी कि लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब आप खुद सोचो ना, अगर मान लो अ, अगर आपने मान लो अपने घर से ऑफ़िस जाना है, तो कहीं न कहीं हो सकता है आप एक गाड़ी यूज़ कर रहे हो। पर अगर मान लो कुछ दिन अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लो, तो कुछ हद तक आप एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना? इस तरह से छोटे-छोटे आप बदलाव अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। आप अगर बिजली या फिर एसी नहीं यूज़ कर रहे, तो उसको बंद करके रखो। इस तरह के बहुत छोटे-छोटे बदलावों से भी कहीं न कहीं आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हो। अभी क्या हुआ है ना, आज 17 अक्टूबर 2023 है, ठीक है ना? तो यहाँ से हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज़, एनिमल एंड हस्बेंड्री, वो आज इनॉग्रेट करेंगे क्या? इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन मेनस्ट्रीमिंग क्लाइमेट चेंज इनटू इंटरनेशनल फिशरीज़ गवर्नेंस। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि ये लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाली चीज़ फिशरीज़ मैनेजमेंट के अंदर कैसे लेके आनी है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक हमें यहाँ पे कॉन्क्लेव देखने को मिल रहा है, तो उसी को आज इनॉग्रेट किया जाएगा। कहाँ के ऊपर? महाबलीपुरम के अंदर यहाँ पे इस चीज़ को किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख भी पाओगे, ठीक है ना? तो रिसेंट जो स्टडीज़ हमें यही बताती हैं कहीं न कहीं जो मैरीन फिश स्टॉक्स है, उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्पीशीज़ थी, ठीक है ना? उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अगर छोटे-छोटे बदलाव हम भी करेंगे अपनी लाइफ़ के अंदर, तो इन बदलावों को होने से रोक सकते हैं। एक आखिरी छोटा-सा टॉपिक है, ऑल्दो ये स्टेट की न्यूज़ थी, इतनी रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए, बट एक्चुअली मैं ना इसी को बस पॉइंट करना चाहता था कि एक्चुअली मेंस के अंदर भी ना आपका जैसे पंचायत के ऊपर यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो कई बार कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास अच्छे देने को नहीं होते, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की, अमा ओडिशा, नवीन ओडिशा, यानी कि अवर ओडिशा, न्यू ओडिशा। यहाँ पर इन्होंने बात क्या करी है ना, पंचायत को, जितनी भी स्टेट की पंचायत है, उनको 50 लाख तक की असिस्टेंट मिलेंगी, ताकि कहीं न कहीं वो अपने गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाएँ, डिजिटल एक्सेस को इम्प्रूव करें, वहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनको प्रोटेक्ट करें, एंड साथ-साथ जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की साइट्स हैं, वहाँ पर उनको अपग्रेड करें। देखो, जब भी हम पंचायत की बात करते हैं ना, या फिर जो लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, अक्सर बात करी जाती है कि उनके अंदर फंड्स की एक कमी देखने को मिलती है। और भी हैं, फंक्शंस भी उनको उतने नहीं एलोकेट किए जाते, फंक्शनरीज़ की भी कमी है, पर फंड्स का कमी होना एक मेजर रीज़न हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स आप देके बता सकते हो कि हाँ, अगर फंड्स दिए जाएँगे तो डेफ़िनेटली ये अच्छा काम कर पाएँगे।
ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो इसके रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी भी न्यूज़ में थी कि जो शंख होता है ना, जिसको कौन इस ये नाम से जाना जाता है, तो शंख जो सिंबल है, वो सारी स्कीम के ऊपर डाला गया है, जो कि एक्चुअल में वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसका ही सिंबल है। बट हम उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएँगे। आप इस एग्ज़ाम्पल को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। मेरा पॉइंट इस टॉपिक को लाने का यही था। तो आज के बेसिस के ऊपर यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन्स आपको दे रहा हूँ। इनका मुझे आप आंसर बताओगे, इनमें से कौन-सा ट्रू है, कौन-सा फॉल्स है, ठीक है ना? साथ ही साथ एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू मिलेट। देखो 2023 आप जानते हो मिलेट्स का ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ठीक है? इसके अंदर हमने कई बार डिस्कशन भी करी है, बट यहाँ पर थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन्स हैं। एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, फिर कल अकॉर्डिंगली हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे। साथ में एक क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू ओज़ोन डिप्लीशन का, ये आपका प्योरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्विकली एक बार उसका आंसर बता देता हूँ। इंडिया एआई रिपोर्ट के बारे में, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है? द आंसर इज़ रॉन्ग। ये हमारी मीटी जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। बात करें ईडीएफसी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो यहाँ पर बात करी गई है सानेवाल, लुधियाना से स्टार्ट होती है एंड ये कंक्लूड करती है, अरे अहमदाबाद थोड़ी आएगा, कैसी बात कर रहे हो? अहमदाबाद नहीं है, यहाँ पर ये कंक्लूड होती है आपकी दानकुनी, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ईडी की बात करें, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड लास्टली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो कि हंगर को डिफीट करने के अंदर काम करती है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चौथी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। साथ में ही मैंने कल आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू सीबीडीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। द आंसर इज़ येस। आपके जो फीचर फ़ोन्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। अभी न्यूज़ में इसलिए ना आरबीआई ने कहीं न कहीं एक पायलट प्रोग्राम यहाँ पे इनिशिएट किया है होलसेल सेगमेंट के लिए। तो इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात कह रहा है कि कोई बैंक इंटरमीडिएटरी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर जो ट्रांज़ैक्शंस है ना, बिना किसी बैंक को इन्वॉल्व किए हुए आप कर सकते हो। एक तरह का डिजिटल ट्रांसफ़र होता है, जो पीपल टू पीपल होता है, ठीक है ना? पीपल टू पीपल ट्रांसफ़र की वजह से आप इस चीज़ को कर पाओगे। तीसरी बात कह रहा है कि बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है ट्रांज़ैक्शंस के लिए। आंसर इज़ येस, सीबीडीसी ट्रांज़ैक्शन के लिए आपका बैंक अकाउंट होना नेसेसरी नहीं है। चौथी बात कह रहा है कि ये फिज़िकल करेंसी से बैक्ड होते हैं। ये बात इसने गलत कर दी। नहीं, फिजिकल करेंसी से बैक्ड नहीं होते। देखो जो हम बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूपीआई की बात करता हूँ। यूपीआई ट्रांज़ैक्शन जब आप कहीं न कहीं करते हो ना, तो वहाँ पर फिजिकल करेंसी की बैकिंग हमें देखने को मिलती है। पर जो ई-रूपी है, वो तो अपने आप में एक तरह का लीगल टेंडर है। गेटिंग इट? तो उसको फिजिकल करेंसी से बैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट मतलब आउट ऑफ 4, 3 ओनली आर करेक्ट। और मैंने आपके लिए ना एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी लिख दी है। तो जब आप रिवाइज़ करोगे तो आप यहाँ से इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना। ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। उसी तरह से दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये एयर डिफेंस सिस्टम और के साथ में कौन सी कंट्री यहाँ पे एसोसिएटेड है। पहले थार्ड की बात करते हैं, तो थार्ड तो देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, आई थिंक 2017-18 की बात है, पर और मुझे याद है मतलब पीवाईक्यू में यूपीएससी ने पूछा हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, थर्ड एक्चुअल में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, ये यूएसए का ही है। एस-400 तो बहुत बार न्यूज़ में रहता है, तो ये तो रशिया का ही है, ये भी आप जानते ही होंगे। आयरन डोम तो डिस्कस किया ही था, ये तो इज़राइल का ही है। जो स्काई सैबर है ना, ये एक्चुअल में फ्रांस का नहीं है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम का देखने को मिलता है। तो आपके एक्चुअली में पहले 3 पेयर करेक्ट है, चौथा पेयर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और पूछा गया था कितने नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो 1 नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।